हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आई दृष्टि करंट अफेयर्स। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ हिस्से को कवर किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिए, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। यह विश्व बौद्धिक फाउंडेशन की एक पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक विमर्श को नए सिरे से परिभाषित करना है। और यह पहल शक्तिशाली राष्ट्रों की अवधारणा से ध्यान हटाकर उत्तरदायी राष्ट्रों की अवधारणा पर केंद्रित करती है तथा राष्ट्रों का मूल्यांकन उत्तरदायित्व के नए मानदंड के आधार पर करती है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक फाउंडेशन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बीच हुए अकादमिक सहयोग का परिणाम है, जिसकी समवर्ती पुष्टि भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई द्वारा की गई है। और इस सूचकांक में 154 देशों को शामिल किया गया है। 19 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 की संक्षिप्त रिपोर्ट को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में लॉन्च किया गया। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी आरएनआई को राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आकलन शक्ति या आर्थिक उत्पादन के बजाय उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। इस सूचकांक में ये सूचकांकों का मूल्यांकन के लिए उत्तरदायित्व के तौर पर तीन मूल स्तंभ है। जैसे पहला है आंतरिक उत्तरदायित्व, यानी अपने नागरिकों के कल्याण, गरिमा और सशक्तिकरण के प्रति राष्ट्र के दायित्व। दूसरा है पर्यावरणीय दायित्व, यानी पारिस्थितिकी संरक्षण और सतत विकास के प्रति किसी राष्ट्र की प्रतिबद्धता। और तीसरा है बाह्य उत्तरदायित्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर किसी राष्ट्र का आचरण और उसका योगदान। इन स्तंभों को 7 आयामों के माध्यम से मापा जाता है। इसमें कुल 58 संकेतक हैं जो विकास, शासन और आर्थिक तथा पर्यावरणीय मापदंडों के व्यापक कवरेज को दर्शाते हैं। 7 संकेतक आवर वर्ल्ड इन डाटा से लिए गए हैं, जो मुख्यतः ऊर्जा, उत्सर्जन और संसाधन दबाव को दर्शाते हैं, जबकि 5 संकेतक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से लिए गए हैं, जो शासन, विधि के शासन और नागरिक स्वतंत्रताओं पर केंद्रित हैं। WHO और यूनिसेफ को मिलाकर 5 संकेतक लिए गए हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को कवर करते हैं। तथा खाद्य एवं कृषि संगठन से 3 संकेतक खाद्य सुरक्षा और कृषि की सततता से संबंधित है। श्रम और सामाजिक संरक्षण से जुड़े 3 संकेतक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से लिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त विशेषीकृत संकेतक अंतर संसदीय संघ, ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र से लिए गए हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं व्यापक प्रतिनिधित्व होना सुनिश्चित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल मिलाकर शीर्ष 20 देशों में शामिल है, यानी भारत का स्थान 16वां है और पहले नंबर पर है सिंगापुर। अगला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल और असम का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 से 18 फरवरी 2026 के मध्य पश्चिम बंगाल एवं असम का दौरा किया, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यानी वंदे भारत कामाख्या को हरी झंडी दिखाई। और वहीं असम में उन्होंने गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने वाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्बा दोहो 2026 में भाग लिया। बागुरुम्बा बोडो समुदाय के लोक नृत्यों में से एक है और इसके पूर्व 2025 के अंत में प्रधानमंत्री 20 से 21 दिसंबर 2025 के मध्य असम तथा 20 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। और इस दौरान उन्होंने असम को लगभग 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगातें दी और साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 3200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने 17 जनवरी 2026 को मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी यानी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तथा मालदा में एक सार्वजनिक समारोह में 3250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल, सड़क और अवसंरचना योजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया।
18 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की आधारशिला रखी, जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और एक ओवरब्रिज शामिल है। प्रधानमंत्री ने कलकत्ता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान भी शुभारंभ किया और यह कोचीन शिपयार्ड द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित 6 इलेक्ट्रिक कैटामरानों में से एक है। 18 जनवरी को प्रधानमंत्री ने 6950 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया और इसके पूर्व वर्ष 2025 के अंत में असम दौरे पर प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया था। यह भारत का पहला प्रकृति आधारित हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे का डिजाइन बैम्बू आर्किड्स विषय के अंतर्गत असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है और 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के बोरा गांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना का भी भूमि पूजन किया। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष और स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 5.0। स्टार्टअप इंडिया पहल भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2015 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी, जिसका औपचारिक शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को हुआ था और इस पहल की परिकल्पना उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत की गई थी और 16 जनवरी 2026 को मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस स्टार्टअप इंडिया पहल के एक ऐतिहासिक दशक को चिन्हित करता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था। दिसंबर 2025 तक भारत में 2 लाख से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल हो गया। करीब 50% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से आए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उद्यमिता अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। दिसंबर 2025 तक मान्यता प्राप्त लगभग 48% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या साझेदार है और 10 वर्षों में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह के हिस्से के रूप में DPIIT ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा 5.0 के 5वें संस्करण के परिणाम घोषित किए। स्टार्टअप इंडिया कार्ययोजना के अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए फंड्स एंड DPIIT की एक प्रमुख पहल है और जिसका प्रबंधन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा किया जाता है। 14 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्टार्टअप्स इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 की स्थापना को मंजूरी दी गई और इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वेंचर कैपिटल जुटाना है और 945 करोड़ रुपए की कोष राशि के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना स्टार्टअप्स को अवधारणा प्रमाण प्रोटोटाइप विकास उत्पाद परीक्षण और बाजार में प्रवेश तथा वाणिज्यीकरण जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब हम देखते हैं राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा। इसमें श्रेणी ए में है सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता में गुजरात, बेस्ट परफॉर्मर्स में और टॉप परफॉर्मर्स में श्रेणी ए में पहले नंबर पर है कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और नेतृत्वकर्ता में श्रेणी में ए में है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड और आकांक्षी नेतृत्वकर्ता में है श्रेणी ए में असम, बिहार, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में श्रेणी ए में है छत्तीसगढ़ और दिल्ली और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के प्रमुख विजेता इस प्रकार हैं कि कृषि नवाचार पुरस्कार में यानी आरिती नाम के स्टार्टअप को महाराष्ट्र में मिला और बिहार के सामुदायिक विकास उत्प्रेरक यानी जिसका स्टार्टअप का नाम क्रेडिट बकेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, इसको इनाम मिला और ये बिहार का है। अगला टॉपिक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु
विनियम 2026। 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के समर्थन हेतु विनिमय विनियम 2026 अधिसूचित किया गया और इन नियमों द्वारा वर्ष 2012 के पुराने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2012 को प्रतिस्थापित किया गया। इसके अनुसार ये नियम भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे और इन नियमों के अधिसूचित होने के साथ ही देश में बहुत बड़े विवाद का मुद्दा हो गया और इसे हटाने की मांग की जाने लगी। इसी क्रम में 29 जनवरी 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इस पर रोक लगा दी गई। यूसीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत में उच्च शिक्षा के मानक को तय करने और समन्वय का वैधानिक निकाय है। यूसीजी के विनियमन ऐसे नियम होते हैं जो विश्वविद्यालय, कॉलेज या डीम्ड विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के लिए बाध्यकारी ढांचा बनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12 जे तथा 26 एक के सबक्लॉज जी के अंतर्गत बनाए गए हैं। इन नियमों का वैचारिक आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जो पूर्ण समता और समावेशन को शिक्षा की आधारशिला मानती है और ये नियम भारत के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू होते हैं। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुए। इन नियमों का उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। इसके अनुसार प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का दायित्व है कि वह अपने परिसर में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करे। प्रत्येक संस्थान को छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच समानता को बढ़ावा देना अनिवार्य है। संस्थान का प्रमुख यानी कुलपति या प्राचार्य इन नियमों के पालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 के अनुसार प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र की स्थापना की गई है। यदि किसी कॉलेज में कम से कम 5 संकाय सदस्य उपलब्ध नहीं है तो उस कॉलेज के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय का केंद्र कार्य करेगा। प्रत्येक समान अवसर केंद्र के अंतर्गत एक समता समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति का अध्ययन संस्थान का प्रमुख होगा। इस अधिसूचना को लेकर विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि यह नियमावली सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है क्योंकि इसके तहत उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाने की आशंका बनी रहेगी जिससे उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच इन नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की और याचिका में कहा गया है कि यह नियमावली चुनिंदा वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करती है जिसके कारण समाज के विभिन्न तबकों से आने वाले अनेक छात्र इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं। 29 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया और 2012 वाले विनियमों को फिलहाल लागू रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसके प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इसके दुरुपयोग की भी आशंका है। नेक्स्ट टॉपिक है शांति अधिनियम 2025। 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 अधिनियमित हो गया और यह अधिनियम भारत के परमाणु कानूनी ढांचे का समेकन और आधुनिकीकरण करता है तथा नियामकीय निगरानी के तहत परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी को सक्षम बनाता है। यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक मान्यता प्रदान करके वैधानिक नियमन को सुदृढ़ करता है और साथ ही वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। शांति यानी कि सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अधिनियम 2025 का उद्देश्य परमाणु क्षेत्र से जुड़े नियमों को आधुनिक और अधिक व्यवस्थित बनाना है। यह अधिनियम दो पुराने कानूनों की जगह लेता है। जैसे पहला है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और दूसरा है परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। इसके तहत जिन गतिविधियों में निजी भागीदारी की अनुमति दी गई है उनमें प्रमुख है परमाणु संयंत्र, रिएक्टर का निर्माण, स्वामित्व और संचालन तथा परमाणु ईंधन का निर्माण, परिवहन, व्यापार या भंडारण। इससे सुरक्षा का जरूरी नियम यह है कि जहां भी विकिरण के संपर्क की संभावना हो वहां कम से कम काम शुरू करने से पहले परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से सुरक्षा अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसमें परमाणु क्षति के दायित्व पर वर्ष 2010 के अधिनियम की मूल व्यवस्था को बनाए रखा गया है जिसमें दोष रहित सिद्धांत लागू है
यानी दुर्घटना होने पर ऑपरेटर को मुआवजा देना होगा, चाहे उसकी लापरवाही साबित हो या नहीं हो। इसके अनुसार पहले 10 मेगावाट थर्मल पावर क्षमता या उससे अधिक क्षमता वाले रिएक्टर के लिए अधिकतम दायित्व सीमा 1500 करोड़ रुपए थी, जबकि अब क्षमता के आधार पर स्तरीकृत दायित्व व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस स्तरीकृत व्यवस्था में दायित्व सीमा 100 करोड़ से 3000 करोड़ तक रखी गई है, यानी छोटे बड़े रिएक्टरों की क्षमता के अनुसार अलग अलग सीमा तय होगी। और इस अधिनियम की केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के साथ ही परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक मान्यता मिल गई, जिससे नियमन की व्यवस्था अधिक मजबूत और स्पष्ट बनेगी। बोर्ड का उद्देश्य विकिरण और परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना है। इसके लिए इसमें अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिकतम 7 अंशकालिक सदस्य होंगे। और शांति अधिनियम के तहत अपील सुनने के लिए परमाणु ऊर्जा प्रतितोष सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है, जो केंद्र सरकार या बोर्ड के आदेशों या निर्णयों के खिलाफ अपील सुनेगी। नेक्स्ट है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण बीबीजी राम जी यानी विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 कानून बन गया। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 मनरेगा को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है, जो विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक नया वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत रोजगार गारंटी को बढ़ाकर प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन कर दिया गया है, जिससे आय सुरक्षा मजबूत होती है और साथ ही मजदूरी आधारित रोजगार को 4 प्राथमिक क्षेत्रों में अस्थायी ग्रामीण अवसंरचना से जोड़ा गया है। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना को सुदृढ़ किया गया है तथा इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया गया है। और यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया है। वर्ष 2005 में अधिनियमित होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण आय को स्थिर करने तथा बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु समय के साथ ग्रामीण भारत की संरचना तथा उद्देश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। बढ़ती आय, बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापक डिजिटल पहुंच तथा आजीविका के विविधीकरण ने ग्रामीण रोजगार की आवश्यकताओं की प्रकृति को बदल दिया है। और इस पृष्ठभूमि में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन यानी बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 मनरेगा को प्रतिस्थापित करने हेतु एक व्यापक वैधानिक पुनर्गठन प्रस्तुत करता है, जो ग्रामीण रोजगारों को विकसित भारत 2047 की दीर्घकालिक परिकल्पना के अनुरूप संरेखित करता है तथा जवाबदेही और संरचना परिणामों और आय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाता है। नेक्स्ट है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। इसकी लोकसभा में प्रस्तुति हुई 16 दिसंबर 2025 को और संसद संसद के दोनों सदनों से 18 दिसंबर 2025 को यह पारित हो गया और 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। और प्रति ग्रामीण परिवार गारंटीकृत कार्य दिवस है 125 दिन और कृषि मौसम हेतु राज्य अधिसूचित पौज अवधि है 60 दिन। यह अधिनियम उन ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अनुकूल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे जाते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। और रोजगार सृजन को अवसंरचना विकास के साथ 4 प्राथमिक ऊर्ध्वाधर क्षेत्रों के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है कि जल संबंधित कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधित अवसंरचना तथा अत्यधिक मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्य। नेक्स्ट है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। 8 से 11 जनवरी 2026 के मध्य आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 में 1026 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए अभिलिखित आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर मुख्य आध्यात्मिक और स्मरण कार्यक्रमों में 10 से 11 जनवरी 2026 के मध्य भाग लिया। और मोदी जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष हैं। और 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव के अवसर पर वहां उपस्थित रहे। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जयिनाम महाकालम ओमकार ममलेश्वरम। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोतम के इस आरंभिक श्लोक में गुजरात के सोमनाथ को 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर रखा गया है, जिसमें भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में उसके महत्व का पता चलता है। और गुजरात के वेरावल के निकट प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत निरंतरता का भी जीवंत प्रतीक है।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले अभिलिखित आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के स्मरण के रूप में मनाया गया। और वर्ष 2026 का वर्ष उस समय भी 75 साल पूरे होने का अवसर है, जब स्वतंत्रता के बाद 11 मई 1951 को मौजूदा सोमनाथ मंदिर को भारत के भक्तों के लिए फिर से खोल दिया गया था। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडहरों का दौरा किया और मंदिर के पुनर्निर्माण का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था। और कैलाश महामेरु प्रसाद स्थापत्य शैली में निर्मित वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को की गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी, महामना मदन मोहन मालवीय और महाराजा बिजली पासी की जयंती का विशेष दिन है, जिन्होंने देश की एकता, पहचान और सुशासन में बड़ा योगदान दिया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को अस्थायी राष्ट्रीय महत्व के एक प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक और प्रेरणास्पद परिसर के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 230 करोड़ की लागत से निर्मित और 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह परिसर नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्र सेवा और सांस्कृतिक चेतना तथा जन प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक अस्थायी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में परिकल्पित है। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो भारत की राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके मौलिक योगदान के प्रतीक हैं। इसके साथ ही इसमें एक आधुनिक संग्रहालय भी है, जिसे कमल के आकार की संरचना में डिजाइन किया गया है और जो लगभग 98,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है दीपावली, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में चल रहे यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान दीपावली को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। और यह समिति 2003 के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अभिसमय के तहत हर वर्ष विभिन्न देशों से आए नामांकन पर निर्णय लेती है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य लाल किला नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और यह पहली बार है कि समिति की बैठक भारत में आयोजित हुई, जिसमें भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर को मजबूती मिली। यूनेस्को के अनुसार दीपावली वह समय है जब परिवार और समुदाय एक दूसरे को उपहार और मिठाइयाँ देते हैं, सामूहिक भोज, संगीत, नृत्य और अनुष्ठान करते हैं तथा यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी अनौपचारिक रूप से घर परिवार में सीखी तथा सिखाई जाती है। दीपावली एक दीपों का त्योहार है जो भारत भर में विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। और यह पर्व चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है और अक्टूबर या नवंबर में अमावस्या का दिन पड़ता है और कई दिनों तक चलता है। दीपावली भगवान राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास समाप्त कर उनके घर लौटने का प्रतीक है, जब उन्होंने लंका के राक्षस राज रावण को हराया था। नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम 2025। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया एक नया कर विधेयक है, जिसका उद्देश्य पान मसाला जैसे डिमेरिट गुड्स के उत्पादन पर विशेष उपकर लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए स्थिर और लक्षित राजस्व जुटाना है। यह विधेयक 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया और पान मसाला जैसी वस्तुओं के उत्पादन पर मशीनों की उत्पादन क्षमता के आधार पर उपकर लगाने का प्रावधान करता है। और 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा ने इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया और 15 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह अधिनियम बन गया। वर्ष 2017 से राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए कंपनसेशन सेस लगाया गया था। इसमें तंबाकू, पान मसाला जैसे सीन गुड्स शामिल थे और यह व्यवस्था 31 मार्च 2026 तक सीमित थी। इसके बाद भी इन उत्पादों पर उच्च कर भार बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने दो प्रमुख विधेयक पेश किए। इसमें पहला था केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। इसमें तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर नया एक्साइज ड्यूटी ढांचा लगाया गया। और दूसरा था स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। इसमें मुख्यतः पान मसाला उत्पादन इकाइयों पर क्षमता आधारित उपकर लगाया गया और दोनों ही विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम 2025 के तहत उपकर उस व्यक्ति के द्वारा देय होगा जो मशीनों का स्वामी या नियंत्रक है या जो विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
इस अधिनियम के तहत अपराधों में शामिल है किसी विशिष्ट वस्तु का उत्पादन करने वाली मशीन या प्रक्रिया का स्वामित्व या संचालन बिना उसे घोषित किए, या निर्धारित अवधि के भीतर उपकर का भुगतान न करना, पंजीकरण प्राप्त करने में विफलता, और किसी वैध रूप से जब्त किए गए सामान का निपटान या छेड़छाड़ करना। उसके बाद है कि ऐसे उल्लंघनों के लिए 10,000 रुपये का दंड, देय है या बचाए गए उपकर की बराबर राशि जो भी अधिक हो उसको लगाया जाएगा, और इन उल्लंघनों में मदद करने या उकसाने पर 1 लाख रुपए तक का दंड लगाया जाएगा। उसके बाद है जनगणना 2027 की भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना और जाति गणना का समावेश। भारत में जनगणना कराने की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। देश में जनगणना कराने का सबसे पहला उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बाद में सम्राट अकबर के वक्त में अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में मिलता है। भारत में पहली आधुनिक जनसंख्या जनगणना 1865 में तथा 1872 के बीच हुई। हालांकि सभी इलाकों में यह एक साथ नहीं हुई, और भारत ने अपनी पहली समन्वित जनगणना 1881 में की थी। 12 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2027 की जनगणना कराने के प्रस्ताव को 11,718.24 करोड़ की लागत से मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत की जनगणना विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य है। वर्ष 2027 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 जनगणना के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, और आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2027 की जनगणना में सभी समुदायों की जाति गणना शामिल होगी। जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के रूप में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रही है। इसके तहत सरकार ने कई तकनीकी नवाचारों की घोषणा की है, जैसे डाटा संग्रह के लिए पहली बार मोबाइल ऐप्स का उपयोग होगा, बहुभाषी समर्थन के साथ जनगणना निगरानी एवं प्रबंधन पोर्टल, जनगणना के दोनों चरणों के लिए जनता के लिए ऑनलाइन स्वगणना और डाटा प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करने के लिए कोड निर्देशिका, राष्ट्रीय या राज्य संस्थानों के जरिए लगभग 30 लाख क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और अंतर्निहित सत्यापन जांच तंत्र शामिल है। जनगणना 2 अलग अलग चरणों में होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में या इनके क्षेत्रों को छोड़कर जनगणना के लिए संदर्भित तिथि 1 मार्च 2027 होगी, और इन क्षेत्रों के लिए जो कि बर्फीले क्षेत्र हैं उनके लिए 1 अक्टूबर 2026 थी। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग जनगणना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे 1981 की जनगणना में 118 मिलियन घर थे और उस समय जनसंख्या थी 683 मिलियन। साक्षरता दर 43.1%, और लिंगानुपात देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में उस समय 934 महिलाएं थी, और कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का हिस्सा कितना था? 23.1%। 1991 की जनगणना में 157 मिलियन घर थे, 846 मिलियन जनसंख्या थी, और साक्षरता दर 51.6%, और लिंगानुपात 926 था, और इसकी कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का हिस्सा 25.5% था। 2001 की जनगणना के हिसाब से 194 मिलियन घर थे और 1028 मिलियन जनसंख्या, और साक्षरता दर 64.8%, और लिंग अनुपात देखें तो 933, और कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का हिस्सा उस समय 27.8 था। 2011 की जनगणना में 250 मिलियन घर थे और 1210 मिलियन जनसंख्या, और साक्षरता दर 73%, लिंगानुपात 943, और कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का हिस्सा 31.1% था। जनगणना 2027 के लिए उठाए गए नए उपाय हैं कि देश में डिजिटल माध्यम से पहली जनगणना, डाटा संग्रहण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा जो एंड्रॉयड और iOS दोनों संस्करणों के लिए उपलब्ध होंगे। एक समर्पित पोर्टल जिसका नाम सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल है, उसको विकसित किया गया है, जो पूरी जनगणना प्रक्रिया को वास्तविक समय में प्रबंधित और निगरानी करने के योग्य है। नेक्स्ट है कि हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन। जनगणना 2027 के लिए एक और नवाचार है, और LHB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन, जिसका उपयोग प्रभारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी बैठक में 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना यानी जनगणना 2027 में जाति गणना को भी शामिल करने का निर्णय लिया था, और जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, NDMC और दिल्ली छावनी बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा
और सिक्किम में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्वगणना और 16 अप्रैल से 15 मई 2026 तक का मकान सूचीकरण और आवास जनगणना आयोजित की गई थी। इसके पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना होगी और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। नेक्स्ट टॉपिक है 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। तो ये 20 से 28 नवंबर 2025 के मध्य पणजी गोवा में आयोजित हुआ और अपने पारंपरिक इंडोर स्टेडियम लॉन्च के स्थान पर इस वर्ष उद्घाटन समारोह को एक कार्निवल परेड के रूप में प्रस्तुत किया गया। IFFI 2025 की उद्घाटन फिल्म ब्राजीलियाई निर्देशक ग्रेवियल मस्कारो की द ब्लू ट्रेल एक विज्ञान कथा फिल्म है और इस फिल्म ने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिल्वर बियर ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता था। महोत्सव में स्पेनिश फिल्म मेकर ओलिवर लेक्स की फिल्म सिरात की सिरात को मिड फेस्ट फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया गया और IFFI 2025 के लिए जापान फोकस देश रहा, जबकि पार्टनर देश स्पेन और स्पॉटलाइट देश ऑस्ट्रेलिया रहा। एस्ले मेफेयर द्वारा लिखित और निर्देशित वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया और इस फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अकिनोला डेविस जूनियर को उनकी प्रभावशाली और भावनात्मक फिल्म माई फादर शैडो के लिए 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्पेशल जूरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फिल्म ए पोएट के मुख्य अभिनेता उबेयार रियोस को 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया और जारा सोफिया ओस्तान को स्लोवेनियाई फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी महिला वर्ग के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया और दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को सिनेमा में उनके 50 वर्ष पूरे करने के लिए सम्मानित किया गया। संतोष दावखर को उनकी मराठी फिल्म गोंधल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया और पहली बार फिल्म बनाने पर सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार हिम्मस फराहमंद को ईरानी फिल्म माई डॉटर्स हेयर के लिए और टोनी स्पील को एस्टोनियाई फिल्म फ्रैंक के लिए प्रदान किया गया। हिंदी फिल्म केसरी चैप्टर 2 के निर्देशक करण सिंह त्यागी को भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के रूप में पुरस्कार दिया गया। 56वें IFFI समारोह में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार बंदिश बैंडिट सीजन 2 की टीम को मिला और इसका निर्देशन आनंद तिवारी ने किया है। एरिक स्वेंसन द्वारा निर्देशित नॉर्वे की फिल्म सेफ हाउस को शांति, अहिंसा और इंटरकल्चरल संवाद को बढ़ावा देने वाले सिनेमा में उत्कृष्ट योगदानों के लिए ICFT यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया है। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का समापन हुआ और उत्सव का समापन रच्चापुम बून बमचोक द्वारा निर्देशित फिल्म ए यूजफुल घोस्ट के प्रदर्शन के साथ हुआ और IFFI के इतिहास में पहली बार महिलाओं द्वारा निर्देशित 50 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जो सिनेमा में महिलाओं को सशक्त बनाने के ध्येय को पुष्टि करता है। नेक्स्ट है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। 15 नवंबर 2025 को महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई और 15 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष मनाया गया और जो उनकी 150वीं जयंती को समर्पित वर्ष भर का राष्ट्रीय अभियान था। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यह दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसी क्रम में 1 से 15 नवंबर 2025 के मध्य देश भर में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कार्यक्रम, जन जागरूकता यात्राएं और सांस्कृतिक आयोजन किए गए। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव खूंटी यानी वर्तमान झारखंड में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे और जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आए। उनको जनजातीय समाज धरती आबा यानी धरती के पिता नाम से सम्मान देता है। उन्होंने जनजातियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण लगान और भूमि कानूनों के खिलाफ 1899 से 1900 के बीच एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे उलगुलान या महान क्रांति कहा जाता है। उनका नारा था अबुआ दिसुमोर अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज। उन्होंने अपने नेतृत्व में अंग्रेजों के दमनकारी शासन को चुनौती दी थी और ब्रिटिश शासन ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया था और 9 जून 1900 को रांची जेल में लगभग 25 वर्ष की अवस्था में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और उन्होंने बिरसाइत नामक नए धर्म की स्थापना की थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है और इसी दिन यह बिहार से अलग होकर भारत का 28वां राज्य भी बना था। नेक्स्ट है जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025।
जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत समुदाय आधारित जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 घोषित किया गया और 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के साथ ये पुरस्कार प्रदान किए। और जल संचय जन भागीदारी जल संरक्षण की जन आंदोलन बनाने की एक पहल है। इसमें सरकार के साथ समुदाय और अन्य हितधारक मिलकर कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और जल भंडारण से जुड़ी संरचनाएं बनाते या पुनर्जीवित करते हैं। जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में जल जन शक्ति फॉर जल शक्ति की परिकल्पना से प्रेरित होकर की गई। और इन पुरस्कारों में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले, नगर निगम, यूएलबी, मंत्रालय, विभाग, उद्योग, एनजीओ और परोपकारी तथा नोडल अधिकारी जैसे कुल 100 पुरस्कार घोषित किए गए हैं। श्रेणी 1 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक जिले को 2 करोड़ और श्रेणी 2 के प्रत्येक जिले को 1 करोड़ तथा श्रेणी 3 के प्रत्येक जिले को 25 लाख और प्रत्येक पुरस्कार के साथ DOWR, RD एंड GR यानी जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रशस्ति पत्र भी शामिल है। श्रेणी 1 में अगर जिलेवार देखें तो पहले नंबर पर है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। पूर्वी जोन में श्रेणी 1 पे है बालोद, छत्तीसगढ़। दक्षिणी जोन में श्रेणी 1 पे है अलीदाबाद, तेलंगाना। और पश्चिमी जोन में रैंक 1 पर है ईस्ट निवाड़ जो कि मध्य प्रदेश का है। और उत्तरी पूर्वी जोन एवं पर्वतीय राज्य में श्रेणी 1 है नॉर्थ त्रिपुरा। और शीर्ष 10 नगर निगम में शीर्ष 3 है, यानी रैंक 1 है रायपुर नगर निगम जो छत्तीसगढ़ का है। रैंक 2 है हैदराबाद क्षेत्र, तेलंगाना। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड उत्तरदायी हेतु। और रैंक 3 पर है गोरखपुर नगर निगम, उत्तर प्रदेश। और शीर्ष 50 यूएलबी के बारे में देखें तो नगर निगम के अलावा पहले नंबर पर जिलेवाड़ श्रेणी में, उत्तरी जोन श्रेणी 2 में रैंक 1 है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। और पूर्वी जोन श्रेणी 2 में रैंक 1 है महासमुंद, छत्तीसगढ़। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश देखें तो पहले नंबर पर तेलंगाना है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर राजस्थान है। इसके बाद है डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियमावली 2025। भारत सरकार ने 14 नवंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियमावली 2025 को अधिसूचित किया। इसके साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 लागू हो गया। संसद ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम सरल दृष्टिकोण का पालन करता है जिसका अर्थ है सिंपल, एसेसिएबल, रेशनल और एक्शनेबल। यह कानून 7 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें शामिल है सहमति और पारदर्शिता, उद्देश्य सीमा, डाटा न्यूनीकरण, सटीकता, भंडारण सीमा और सुरक्षा उपाय तथा जवाबदेही। अधिनियम डाटा फिड्यूसरी न्यासी पर व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखने और उसके उपयोग के लिए पूरी तरह उत्तरदायी रहने की स्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित करता है। अब हम देखते हैं गैर अनुपालन के लिए दंड। तो डीपीडीपी अधिनियम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कड़े वित्तीय दंड लागू करता है। इसमें पहला सुरक्षा चूक यानी उचित सुरक्षा उपाय लागू करने में विफलता पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और यह उच्चतम श्रेणी है। और डाटा उल्लंघन और बच्चों की गोपनीयता पर बोर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को उल्लंघन की सूचना देने में विफलता पर 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और बच्चों के डाटा से संबंधित दायित्वों के उल्लंघन पर भी 200 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अन्य उल्लंघन में देखें तो अधिनियम या नियमों के किसी भी अन्य गैर अनुपालन पर प्रति उदाहरण 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और ये दंड प्रशासनिक यानी सिविल जुर्माना है, आपराधिक आरोप नहीं है। अधिनियम में कारावास या आपराधिक दायित्व का कोई प्रावधान नहीं शामिल है।